बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मलिक, लेक्चरर उर्दू हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट PhD उर्दू। बेटे, हम आपसे आज मुखातिब हैं उर्दू कवायद की जो वीडियो की सीरीज़ थी उसके हवाले से। आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे इल्म बदी को। आप सब जानते हैं ये एक ऐसी सीरीज़ हमने MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट की है जिसमें हम तरतीब के साथ उर्दू कवायद के जो मदरजात हैं, जो मुबाहिस हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो बनाने का मकसद उर्दू कम्युनिटी को इन बुनियादी मौज़ूआत पर आगाही फ़राहम करना है। ना सिर्फ आगाही फ़राहम करना है बल्कि लेक्चरर उर्दू, इंस्ट्रक्टर उर्दू, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की तैयारी के लिए जो रेलेवेंट मटीरियल है, जो मुस्तनद मवाद है, उस तक जो है वो आपकी रसाई मुमकिन बनाई जा सके। बेटा, MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हर 3 माह के बाद हम लेक्चरर उर्दू, इंस्ट्रक्टर उर्दू की तैयारी के लिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की तैयारी के लिए एक बाकायदा कम्प्रीहेंसिव टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ करते हैं जिसमें मवाद की फ्राहमी से लेकर ऑडियो वीडियो गाइडेंस तक ईच एंड एवरीथिंग आपको इस प्लेटफॉर्म पे मुहैया किया जाता है। 5000 रुपीज़ पर सेशन के बेटा रेट से आपको एक ऐसा सेशन जो है वो MK प्रिपरेशन ऑफ़र करता है जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो तैयारी को मलहूज़ खातिर रखा जाता है। हम आज बात करेंगे इल्म बदी के हवाले से। इल्म बदी बेटा, जिस तरह हमने पहले ऑब्वियसली इल्म बयान के मुबाहिस पे बात की, इल्म बदी मुहसनात कलाम का इल्म है। मुहसनात कलाम से अब क्या मुराद होगी? मुहसनात कलाम से मुराद है ऐसे मुबाहिस, ऐसे मौज़ूआत, ऐसी इक़दार, ऐसे मैनर्स जो कलाम की खूबसूरती में, कलाम की जमालियात में, जमाल की जो हिस्से लतीफ़ है उसमें इजाफ़ा कर सकें। अब ये इजाफ़ा किन स्टैंडर्ड्स पर होगा? ऑब्वियसली 2 स्टैंडर्ड हैं हमारे पास, एक ज़ाहिरी हवाले से और एक बातनी हवाले से। तो सबसे पहला जो अहम नुक्ता है इस इल्म का वो इसकी डेफिनेशन है। हम उसकी तरफ चलते हैं। बदी या इल्म बदी मुहसनात कलाम का ऐसा इल्म है, यानी इस इल्म में कलाम की ज़ाहिरी यानी लफ्ज़ी और बातनी यानी मानवी खूबियाँ, महासिन और वो मैनर्स, वो इक़दार, वो खसूसियात, वो प्रोटोकॉल्स जो किसी कलाम के, किसी शेर के, किसी नज़्म के, किसी अदब पारे के ज़ाहिरी या बातनी हुस्न में इजाफ़ा करें, उनको हम इल्म बदी के जो हैं वो मुबाहिस शुमार करेंगे। ऑब्वियसली मैंने पहले जैसा कि आपको बताया कि 2 मैनर्स हैं, 2 तरह पर इनको तकसीम करते हैं हम लोग। एक सनाए लफ्ज़ी, ऐसी सनतें जो लफ्ज़ के, जो शेर के लफ्ज़ियात पे बात करती हैं, जो शेर की लफ्ज़ियात पे बहस करती हैं। ठीक है बेटा। अब ऑब्वियसली उसमें उसलूब आएगा, उसमें अंदाज़े बयां आएगा, उसमें तरीक़ाकार आएगा। ठीक है। लेकिन बहस कौन सी होगी? लफ्ज़ियात की। बहस कौन सी होगी? शेर के ज़ाहिर की। ठीक है। दूसरी किस्म बेटा जो हमारे सामने इसकी है वो है सनाए मानवी। अब ऑब्वियसली अगर पहले लफ्ज़ पे बात हुई थी तो यहाँ माना पे बात होगी, अगर वहाँ उसलूब पे बात हुई थी तो यहाँ शेर के मौजू पे बात होगी। इसको हम एक शेरी मिसाल से लेते हैं। तेरे रुखसार व कद चश्म के हैं आशिक ज़ार, गुल जुदा सर्व जुदा नर्ग से बीमार जुदा। अब अगर आप एक नज़र इस पे शेर पे डालें तो सबसे पहले रुखसार का जिक्र है। ठीक है। रुखसार की ज़ाहिरी खूबसूरती, उसका रंग, उसका तासुर, उसकी जमालियात को बिल्कुल निचले वाले अगर आप मिसरे में देखें तो रुखसार के नीचे गुल है। वहीं अगर रुखसार महक रहे हैं तो नीचे गुल महक रहे हैं। अगर रुखसार खूबसूरत हैं तो नीचे गुलों का कोई खूबसूरती भी अपना एक खासियत और खसूसियत रखती है। दूसरे नंबर पे कद का जिक्र है। ऊपर वाले मिसरे में हमारे जो हमारा मिसरा उला है उसमें कद का जिक्र है तो नीचे सर्व का जिक्र है। वहाँ अगर कद की खूबसूरती है, हाइट मैटर कर रही है, तो नीचे सर्व भी हमारे पास जो है वो कद्दो कामत के लिए बतौर इस्तारा इस्तेमाल होता है। चश्म नीचे नरगिस है। तो आप जानते हैं कि नरगिस का जो फूल है वो अपनी चश्म ज़दनी की वजह से, अपनी नरगिसियत की वजह से जो है वो एक इस्तारे की सूरत रखता है। और आशिक ज़ार और नीचे बीमार, यानी एक ऐसी तरतीब है शेर के अंदर, माना के अंदर, कि ऊपर वाला हर मिसरा और मिसरे का हर रुकन जो है वो नीचे वाले मिसरे के साथ कंपेयर कर रहा है।
हम इस सनत को सनत मानवी के क्रेडिट में शामिल का क्रेडिट देंगे कि ये माना के हवाले से शेर पे बहस कर रहा है। अब नीचे हम आते हैं सनाए लफ्ज़ी की तरफ। ऐसी खूबसूरतियाँ, ऐसे महासिन, ऐसी जमालियात, ऐसी सेंस ऑफ एस्थेटिक्स जो शेर के ज़ाहिर पे बात करें, शेर के ज़ाहिरी हुस्न में इजाफा करें, ऑब्वियसली वो सनाए लफ्ज़ी शुमार होंगी। अब उसमें अल्फाज शामिल हैं, उसमें शेर का पैकर शामिल है, उसमें शेर की बंदिश शामिल है, उसमें हुस्न खूबी या ऐसी जमालियात शामिल हैं जो उसके ज़ाहिरी जेस्चर को एड्रेस करती हैं और उसको उसमें इजाफा करती हैं। हज़रत आतिश ने कहा था, बंदिशे अल्फाज जड़ने से निगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। तो ये वो मुरस्सा साजी है जो आपको सनाए लफ्ज़ी में देखने को मिलेगी। ये वो अकीक नज़री और दकीक नज़री के हामिल जो मेयार हैं और फ़नकाराना मेयारात हैं जो आपको यहाँ सनाए लफ्ज़ी में देखने को मिलेंगे। हम शरी मिसाल की तरफ चलते हैं। बासिर हैं, ये बसीर हैं, अहले वफ़ा हैं, ये बासिर हैं, ये बसीर हैं, अहले वफ़ा हैं, ये कादिर हैं, ये कदीर हैं, अहले सखा हैं ये। अब लफ्ज़ जो बासिर है वो कादिर के वज़न पे बिल्कुल पूरा है, ठीक है। अगर हम उरूज़ी एतबार से बासिर का वज़न और कादिर का वज़न जो है वो उसको नापें तो दोनों बावज़न और हम वज़न अल्फाज हैं। उसी तरह हैं और ये तवातुर के साथ दोनों मिसरों में आ गया है। बसीर और कदीर हम वज़न हैं, अहल हैं और अहल उसके बाद फिर रिपीट हो गए, वफ़ा और सखा इसके बाद फिर दोनों हम वज़न हैं। यानी ऊपर वाले शेर के साथ जो अल्फाज हमने मिसरा उला में दिए हैं, देखे हैं, वो मिसरा सानी के अंदर उन्हीं औज़ान, उन्हीं मेरात और उन्हीं स्टैंडर्ड्स के साथ मौजूद हैं। तो हमारी ये जो सनत है ये सनत लफ्ज़ी कहलाएगी। हम इससे आगे एक कदम चलते हैं और सनाए लफ्ज़ी के उन इक़साम पर हम बहस करेंगे जो आगे चलकर इस इल्म की बाकायदा एक सूरत हमें हमारे सामने लाएंगी। सनाए लफ्ज़ी जैसा कि पहले बात हो चुकी है, सनत सन्ना से है। सन्ना का मतलब सनत गर, सनत बनाने वाला, सनत या कोई भी मशाकी, कोई भी फ़नकारी, कोई भी आर्टिस्टिकनेस जो है वो ज़ाहिर करने वाला। अल्लाह ने ये कायनात बनाई है तो हम उसे सन्ना कह सकते हैं। एक जौहरी जो है वो ज़ेवर बनाता है तो उसे सन्ना कह दिया जाता है। एक शायर जो है वो ज़ुबानी बुनत से, ज़ुबानी लफ्ज़कारी से शेर तश्कील करता है, शेर पाबंद करता है तो आप उसे सन्ना कह सकते हैं। ये शायर भी लफ्ज़ों के पारिक हैं, ये भी उनको परखते हैं, उनको तोलते हैं, उनको मापते हैं, उनको नापते हैं और उसके बाद मखसूस मेरात में, मखसूस औज़ान में उनको पाबंद करते हैं। तो ऑब्वियसली लफ्ज़ व मानी का ये रिश्ता है, लफ्ज़ व मानी का ये जो तालमेल है, ये उन फ़नकाराना जो मेयारात हैं उन पर, फ़नकाराना मेयारात पर जो इनकी बुनत है वो हमें ऐसी ही सनतों की तरफ ले जाती है जिनमें हमें एक से ज़ायद जो है वो फ़नकाराना पीस या आर्टिस्टिकपन मिलता है। अब हम चलते हैं कि ये कौन कौन सी सनतें हैं ऐसी जो सनतें सनाए लफ्ज़ी के ज़िमन में या इसकी झैल में आएंगी। सबसे पहले सनत तजनीस, एक ही जिन्स से निकले हुए अल्फाज। ऑब्वियसली हम आगे इंशाल्लाह इस पे बहस करते हैं। सनत इश्तिकाक, सनत तकरार, सनत रद्दुल इज्ज़ अल सद्र, सनत मुतताबे, सनत कल्ब, सनत सयाकुल आदाद, सनत कदारुल अबीर बईर, सनत तरसी, सनत हाम, सनत मनकूत, सनत गैर मनकूत और सनत कवाफ़ी या जुल कवाफ़ियतैन। ये ऐसी सनतें हैं जिनको हम आगे जो है वो इंशाल्लाह तफसील के साथ, तरतीब के साथ डिस्कस करेंगे ताकि कॉन्सेप्चुअली आप चीज़ों को एड्रेस करें और आपको इन सनतों को समझने में आसानी हो। ये बात बावर करवाने की मुझे शायद ज़रूरत नहीं है कि पब्लिक सर्विस कमीशन हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, AJK, SPSC, तमाम कमीशंस जो हैं वो 6 से 8 नंबर का पोर्शंस बेटा इल्म बयान और इल्म बदी से उठाती हैं। तो बहुत अहम टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअली इन सनतों को समझें। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो तरीक़ाकार है, स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का, वो यही है कि आपको शेर बताया जाएगा और नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, आपने उसमें से इंतखाब करना है कि इस शेर में कौन सी सनत जो है वो इस्तेमाल हुई है। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रा अपना तसल्ली के साथ, तशफ़ी के साथ और कंसेप्चुअली चीज़ों को समझें
تاکہ نہ صرف 1 2 4 یا 10 اشعار میں آپ وہ رٹا سسٹم کی طرف جائیں، بلکہ آپ کانسیپٹ سمجھیں کہ اس سند کی نس کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جب بھی شعر پڑھیں آپ کو فوراً اندازہ ہو سکے کہ اس شعر میں یہ فلاں صنعت استعمال ہوئی ہے۔ ہم چلتے ہیں صنعت تجنیس تام کی طرف۔ تجنیس کی ایک سے زائد اقسام ہیں، بلکہ 6 8 10 اقسام ہیں تجنیس کی، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو اہم ہیں، جو پیپر کا موضوع بن سکتی ہیں، بے جا تفصیلات کی بجائے ملخص صورت میں ہم ان صورتوں پر بحث کریں گے جو پیپر کا موضوع بن سکتی ہیں۔ صنعت تجنیس تام، شعر میں 2 الفاظ ایسے لائے جائیں جن کا تلفظ ایک ہو، 2 ایسے الفاظ جن کا تلفظ سیم ہو، ان کی حرکات سیم ہو، ان کی آواز سیم ہو، ان کا املا سیم ہو، لیکن ان کے جو معنی ہیں وہ مختلف ہوں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے گائے سنگ اور ایک لفظ ہے گائے کاؤ، ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے رہا ہونا اور ایک لفظ ہے رہا، ٹھیک ہے، تو دونوں میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے، لفظ کھانا فوڈ اور کھانا ایٹ، تو ایک ہی املا، ایک ہی تلفظ، ایک ہی جو وزن کے الفاظ ہیں، لیکن وہ معنی کے حوالے سے مختلف ہیں۔ جب وہ شعر میں استعمال ہوں گے تو صنعت تجنیس قائم ہوگی۔ اب ہم اس کی obviously شعری مثال کی طرف جائیں گے کہ سب کہیں گے اگر لاکھ برائی ہوگی، سب کہیں گے اگر لاکھ برائی ہوگی، پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔ اب یہاں پہلے آنکھ لڑانے کا مقصد ایک ربط پیدا کرنا ہے، اس کا مطلب ایک ربط پیدا کرنا ہے، ایک صورت پیدا کرنا ہے، ایک ریلیشن ڈیویلپ کرنا ہے۔ اور جو اگلا لفظ لڑائی ہے، یہاں آنکھ لڑانے کا مطلب ریلیشن ڈیویلپ کرنا ہے، ربط پیدا کرنا ہے، اور اگلی جو لفظ جو لڑائی استعمال ہوا ہے اس کا مطلب لڑنا ہے، اس کا مطلب جھگڑنا ہے، اس کا مطلب جھگڑے کی کوئی فساد کی کوئی صورت ہے۔ تو لفظ لڑائی پہلے الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد آگے وہ الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اسی ترتیب کو قائم رکھتے ہوئے ہم آگے تجنیس محرف کی طرف چلتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہے اس میں، ٹھیک ہے، کہ حروف یکساں ہوتے ہیں، آوازیں یکساں ہوتی ہیں، لیکن کسی حرکت کا فرق ہوتا ہے، حرکت بدل دی جاتی ہے۔ مثلا دیا اور دیا، رہا اور رہا، اتنا سا فرق ہے، اتنے سے فرق کے ساتھ صنعت کی صورت بدل گئی ہے۔ یہ بھی نہ پوچھا کبھی صیاد نے کون رہا کون رہا ہو گیا ہے، کون رہا کون رہا ہو گیا۔ اب پہلا جو لفظ رہا ہے وہ رہنا مصدر سے ہے اور معنی دے رہا ہے رکنے کے، اور دوسرا جو رہا ہے وہ رہائی کے، آزادی کے معنی دے رہا ہے۔ تو تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ تجنیس کی صنعت تھی۔ ہم اپنی اگلی صنعت کی طرف چلتے ہیں، صنعت اشتقاق، بڑی اہم اور سمجھنے کے قابل اور پبلک سروس کمیشن کا جو موضوع بننے والی صنعت ہے۔ شعر میں ایسے الفاظ لائے جائیں جو ایک ہی مادے سے مشتق ہوں، یعنی جن کا مادہ ایک ہی ہو۔ اب مادہ سے کیا مراد ہے؟ اصل۔ مادہ سے کیا مراد ہے؟ بنیاد۔ مثال کے طور پر لفظ جو ہمارے ہاں مادہ ہے الف ہے اور دال، احد، اب اسی مادے سے احمد ہے، اسی مادے سے محمد ہے، اسی مادے سے حامد ہے، اسی مادے سے محمود ہے، یعنی لفظ کا مادہ یا اس کی اصل جو ہے وہ ایک ہے، اور آگے اس سے لفظ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جو لفظ ایک ہی مادے سے مشتق ہوں لیکن آگے اشعار میں ان کی صورتیں مختلف استعمال ہو گئی ہوں، تو ایسی صنعت کو ہم صنعت اشتقاق کہیں گے، یعنی جو ایک دوسرے سے مشتق ہیں، ایک دوسرے سے نکلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم شعر کی طرف چلتے ہیں تاکہ صنعت جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے اور ہم اسے ڈسکس کر سکیں۔ تو میرے حال سے غافل ہے پر اے غفلت کیش، تیرے انداز تغافل نہیں غفلت والے۔ اب لفظ غفلت، تغافل، غافل، غفلت، تغافل، غافل، یہ ایک ہی مادے سے ہیں، تو اس لیے جو صنعت قائم ہوئی ہے وہ صنعت اشتقاق ہے۔ میں نے سہولت کے لیے اس میں ذرا تفصیل بھی بیان کر دی ہے کہ اس شعر میں غافل، غفلت اور تغافل ایک ہی مادے سے نکلے ہیں۔ اس صنعت کے استعمال سے بعض اصوات کی تکرار ہو جاتی ہے۔ آبویسلی جب لفظ ایک ہی مادے سے نکلے گا اور ایک ہی مادے سے نکلے ہوئے مختلف الفاظ استعمال ہوں گے، احد، احمد، حامد، محمود، ٹھیک ہے، غفلت، غافل، تغافل،
تو ऑब्वियसली तकरार पैदा होगी, क्योंकि एक ही लफ्ज़ बार बार रिपीट होगा तो इसमें बाज़-औक़ात तकरार की आवाज़ की अस्वात की तकरार पैदा हो जाती है, लेकिन मुश्तक अल्फाज में बाहम मानवी रब्त होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। बड़ी दिलचस्प सनद है हमारे पास। तकरार पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर में अमूमी तौर पर मानवी हवाले से लफ़ नशर पूछी जाती है और लफ्ज़ी हवाले से सनत तकरार पूछी जाती है। मीर साहब ने फरमाया था, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। तो कलाम में ऐसे अल्फाज को बार बार लाना जो तकरार पैदा कर दें, ऐसे हुरूफ, और अगर हुरूफ से एक कदम आगे बढ़ जाएं तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो एक से ज़ायद बार इस्तेमाल हों। मिसाल के तौर पर जो हमने आपको यहाँ मिसाल के लिए शेर लिखा है, हमको शिकायतों के मज़े आ ही जाते हैं, सुन सुन के दिल ही दिल में वो शर्माए जाते हैं। अब सुन सुन के और दिल ही दिल में, सुन सुन की भी तकरार आ गई है और दिल ही दिल की तकरार आ गई है। तो कलाम में हरफ मुकर्रर या लफ्ज़ मुकर्रर जहाँ आ जाए तो वहाँ पे सनत जो कायम होगी उसे हम सनत तकरार कहेंगे। आगे चलते हैं हम सनत मुतताबे की तरफ। जब बात से बात निकाली जाए, बात से बात निकाली जाए तो ऐसी सनत जो है वो सनत मुतताबे कहलाएगी। ऑब्वियसली करीना है, एक सलीका है, जी जलाएं क्यों ना मेरा ये बुताने संग दिल, दिल जफ़र उनका है पत्थर और पत्थर में है आग। अब पहले दिल पत्थर हुआ और दूसरा पत्थर में आग पैदा हो गई। तो बात में जो है वो एक बात से दूसरी बात निकाली गई है। पहले दिल को पत्थर कहा गया है और फिर पत्थर से आग निकाल दी गई है। इसी तरह बात से बात जब निकलेगी कलाम में तो जो सनत कायम होगी वो सनत मुतताबे होगी। सनत कल्ब बड़ी टेक्निकली और आसान लेकिन टेक्निकल सी, तकनीकी एतबार से समझने के काबिल सनत है हमारी। इस सनद में दो ऐसे अल्फाज लाए जाते हैं जिनमें एक लफ्ज़ के हरूफ को जब आप उल्टेंगे तो दूसरा लफ्ज़ बन जाएगा। यानी शेर के अंदर दो अल्फाज ऐसे मौजूद होते हैं कि आप एक लफ्ज़ के हरूफ को जब बदलेंगे, बिल्कुल तब्दील कर देंगे, उलट देंगे, तो दूसरे लफ्ज़ के जो हरूफ हैं उनकी तरतीब कायम होगी तो दूसरा लफ्ज़ बन जाएगा। मिसाल के तौर पर, रात भर मुझको गमे यार ने सोने ना दिया, सुबह को खौफ शबे तार ने सोने ना दिया। अब यहाँ पे लफ्ज़ रात जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, अगर आप इसको देखें और शबे तार, ये तार लफ्ज़ अंडरलाइन किया हुआ है, इसको देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि रात के हरूफ को जब आप उल्टेंगे तो लफ्ज़ तार बनेगा। तो जब शेर के अंदर एक लफ्ज़ के हरूफ को उलट कर नया लफ्ज़ आप तरतीब देते हैं तो शेर के अंदर जो सनत कायम होती है बेटा वो सनत कल्ब कहलाती है। हम आगे चलते हैं इससे एक कदम सातवीं सनत की तरफ। सनत रद्दुल इज़्ज़ अला सद्र, उरूज़ी एतबार से उरूज़ की सनत है। उरूज़ की ही इस्तिलाहें इसमें डिस्कस होती हैं। हम इंशाअल्लाह इल्म उरूज़ का जो लेक्चर बनाएंगे वो पाइपलाइन में है, तो उसमें ये इसकी इस्तिलाहात को भी डिस्कस करेंगे हम। सद्र, हश्व और उरूज़ पहले मिसरे में और इब्तदा, हश्व और इज़्ज़ दूसरे मिसरे में। जो लफ्ज़ इज़्ज़ में आए वही सदर में भी हों तो इस सनत को सनत रद्दुल इज़्ज़ अला सद्र कहेंगे। मसलन चारा गरी, मीर साहब का है, चारा गरी बीमारी दिल की रस्में शहरे हुस्न नहीं, चारा गरी बीमारी दिल की रस्में शहरे हुस्न नहीं, वरना दिल बरे नादा भी उस दर्द का चारा जाने है। हम इसको डिस्कस करते हैं ज़रा कि सदर और इज़्ज़ में लफ्ज़ चारा की तकरार हुई है, ठीक है। यहाँ ये चारा सदर में आ गया है और यहाँ ये लफ्ज़ चारा इज़्ज़ में आ गया है। इसी तरह तकरार से सौती हुस्न और लुत्फ़ तो पैदा हुआ ही है, लेकिन जो सनत कायम हुई है वो सनत रद्दुल इज़्ज़ अलल हश्व कहलाएगी। इसकी आगे दो तीन मुख्तलिफ सूरतें हैं, अलल उरूज़ भी है, ठीक है, अलल बयान भी है, लेकिन ये अहमियत की हामिल थी, मेरा ख्याल है मौजू हो सकती थी, तो हमने इसको जो है वो मौजू किया है आज के इस लेक्चर का। सनत कतारुल बईर, आसानी के साथ समझ में आने वाली लेकिन टेक्निकल सनत है। कॉन्सेप्ट इसका ले लें, इस सनत में पहले मिसरे का आखिरी लफ्ज़ और दूसरे मिसरे का पहला लफ्ज़ एक ही होगा। इतनी सी बात है, सिंपल सी। लेकिन अगर ये बात जहन से निकल गई तो कभी भी ये सनत हाथ नहीं आएगी कि पहले मिसरे का आखिरी हर्फ लफ्ज़ रुकन और दूसरे मिसरे का पहला हर्फ एक ही होगा। हो गया जिस दिन से अपने दिल पर उसको इख्तियार,
अब इख्तियार आखिरी कलमा है, इख्तियार अपना गया बेइख्तियारी रह गई, ठीक है। वो आखिरी कलमा इख्तियार था और यहाँ मिसरा सानी का जो दूसरा मिसरा है वो लफ्ज़ है वो इख्तियार से शुरू हो रहा है, तो सनद जो कायम हुई कतारुल बईर है। सनद तरसी शायद तकरार के बाद, ज़ुल्काफ़ियतैन के बाद और गिनती वाली सनद के बाद, जिसमें हिंसों का शुमार है, हम आगे उसे डिस्कस करेंगे। ये वो सनत है जो खालिस्तन सन्नाए लफ्ज़ी की नुमाइंदा है, ठीक है। अब शेर के दोनों मिसरों में तरतीब के साथ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे जो मिसरा उला में भी और मिसरा सानी में भी एक तो हम वज़न होंगे और दूसरा एक दूसरे के साथ तरतीब और तहजीब कायम किए हुए होंगे। साहिब तख्लीक रा जलवत अजीज़, साहिब तख्लीक रा खलवत अजीज़। अब साहिब तख्लीक रा जलवत अजीज़ इन सब के औज़ान और साहिब तख्लीक रा खलवत अजीज़ इनके औज़ान सेम है। हम अगली सनद की तरफ चलते हैं बेटा। तरसी मुमासला, दोनों मिसरों में अलग तरतीब हम वज़न अल्फाज होंगे, ठीक है। ऐसे अल्फाज जो हम वज़न तो हों, ऊपर वाली सनद में अल्फाज हम वज़न हैं लेकिन हम कवाफ़ी भी हैं, काफ़िये भी सेम है, वो एक दूसरे के कवाफ़ी भी हैं, लेकिन यहाँ पर अल्फाज हम वज़न तो होंगे लेकिन वो एक दूसरे के कवाफ़ी नहीं होंगे, हम काफ़िया नहीं होंगे। ए शहनशाह फलक मंजरो बे मिसलो नज़ीर, ए जहाँ दारे करम शेवा बे शुभ अदील। अब ए शहनशाह फलक पहले मिसरे में और दूसरे मिसरे में नज़ीर और अदील, नज़ीर और अदील लफ्ज़ जो हैं वो एक दूसरे के कवाफ़ी भी नहीं है और हम वज़न भी हैं। हम अगली सनद की तरफ बेटा चलते हैं। सनत ज़ुल्काफ़ियतैन, उर्दू कम्युनिटी के बच्चे हैं, ऑब्वियसली हमारी ऑडियंस जो है वो उर्दू की है, तो काफ़िया जहाँ 2 बार इस्तेमाल हो जाए तो ये सनद कायम होती है। एक से ज़ायद काफ़िया जहाँ भी इस्तेमाल होगा तो सनद ऑब्वियसली वो कलाम भी ज़ुल्काफ़ियतैन कहलाएगा, ज़ुल्काफ़िया कहलाएगा, या एक से ज़ायद काफ़ियों वाला कहलाएगा, और जो सनत है वो भी ज़ुल्काफ़ियतैन कहलाएगी। मिसाल के तौर पर हमने इकबाल का शेर लिखा है, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने। तो लफ्ज़ सीनों और जबीनों हम काफ़िया हैं और सजाया और लगाया हम काफ़िया हैं। तो शेर के अंदर 2 काफ़िये मौजूद हैं। जो सनद कायम हुई है वो सनत ज़ुल्काफ़ियतैन जो है वो कायम हुई है। हम बेटा आगे चलते हैं। सनत सियाकुल आदाद, आदाद लफ्ज़ ज़हन में आते ही ऑब्वियसली जो पहली बात जहन में आती है कि वो शेर में अदद होगा, तो वही सनत है। मिसरे में 1, 2, 4, 6, 10, 20, 50 जितनी भी है गिनती कायम होगी। अमूमी तौर पर हम 14वीं का चांद एक हमारे यहाँ एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, एक तरकीब इस्तेमाल होती है, ठीक है। और मैंने ये यहाँ पे जो शेर भी मिसाल के तौर पर दिया है मीर साहब का, शश जहत अब तो तंग है हम पर, शश जहत अब तो तंग है हम पर, इससे होते ना हम 2 4 है काश। शश जहत 6 जहतें, एक अदद आ गया, और उसके बाद 2 और 4 यानी शेर के अंदर 3 मुख्तलिफ आदाद जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। तो जो सनत है वो सनत आदाद कहलाएगी। इसमें थोड़ी सी एक चीज़ डिस्कस करने वाली है। बाज़ औक़ात यहाँ पे जो आदाद हैं वो तरतीब के साथ होते हैं, तहज़ीब के साथ होते हैं, काउंटिंग जो है वो तरतीब के साथ आती है, और बाज़ औक़ात वो बग़ैर तरतीब के साथ होते हैं। तो हर 2 को तरतीब और बिला तरतीब आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं हम। सनत मनकूत, ऑब्वियसली नाम से ज़ाहिर है कि कलाम में ये सनत ऐसी सनत है बेटा जो शेर में भी इस्तेमाल होती है और नसर में भी इस्तेमाल होती है। गैर मनकूत नसर भी लिखी जाती है और मनकूत नसर भी लिखी जाती है, उसी तरह गैर मनकूत नज़म भी कही जाती है और नसर भी कही जाती है। तो हम सबसे पहले चलते हैं ऐसा शेर या कलाम जिसमें तमाम अल्फाज यानी कोई भी ऐसा लफ्ज़ ना हो जिस पर नुक्ता मौजूद ना हो, तमाम अल्फाज नुक्तादार इस्तेमाल हुए हों, कहा जाएगा कि ये सनद मनकूत है। हम शेर देखते हैं। लड़कपन खेल में खोया,
अब लड़कपन लफ्ज़ में भी नुक्ते हैं, खेल में भी, में भी, खोया में भी, जवानी नींद भर सोया, तमाम हरूफ जो हैं वो मनकूत हैं। इसका उलट, इसका मुतबादिल, इसका मुतज़ाद सनत गैर मनकूत है। ऑब्वियसली ऊपर नुक्ते थे तमाम हरूफ में, नीचे किसी भी हर्फ में नुक्ते नहीं होंगे। और किसी का आसरा हो सरगिरोह इस राह का, आसरा अल्लाह और आले रसूल अल्लाह का। पूरे शेर में एक भी लफ्ज़ ऐसा नहीं इस्तेमाल हुआ जिसमें अंदर नुक्ता मौजूद हो। तो जो सनत जो कायम हुई है यहाँ पर वो सनत गैर मनकूत है। सनत इहाम बड़ा मुदल्लल और बड़ा ज़रूरी और बहुत ही अहम टॉपिक है, और ऑब्वियसली एक पूरी तहरीक इसके पस मंज़र में खड़ी है। इहाम गोई की कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो ज़ाहिरी और बातनी, करीब और बईद के माना पैदा करें, या ऐसे माना पैदा करें कि एक माना आसानी के साथ समझ में आ जाए और दूसरे के लिए तगदो करनी पड़े, कदो काविश करनी पड़े। तो ऐसे जो सनत है उसको हम सनत इहाम कहते हैं। इहाम गोई की पूरी तहरीक इसके पस मंज़र में खड़ी है, और कसीर तादाद में हम ऐसे अशार मिसाल के तौर पर कोट कर सकते हैं कि रात मस्जिद में जो जा फंसे मोमिन, रात मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। तो अब खुदा खुदा करके से मुराद तस्बीह करके भी हो सकता है, और खुदा खुदा करके से मुराद मुश्किल भी हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह शाकिर नाजी का बड़ा खूबसूरत शेर है हाम का कि मोहब्बत में अली की देख नाजी, मोहब्बत में अली की देख नाजी, हुआ है दिल मेरा हैदराबाद। अब वो हैदराबाद के रहने वाले थे, एक तो हैदराबाद वो हो गया, और चूंकि मिसरा उला में मोहब्बत में अली की हो गया तो हैदराबाद, हैदर सैयदना अली का लक़ब था, तो हैदराबाद से मुराद ऐसा दिल जिसमें अली की मोहब्बत हो। तो दो माना पैदा हो गए हैं। तो ऐसी सनत जिसमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हों जो ज़ू मानवियत के हामिल हों, सनत सनत इहाम कहलाएगी। मैंने जो शेर इसमें मिसाल के तौर पर लिखा है बड़ा दिलचस्प है। उनके आरिज़ देख जीता हूँ, उनके आरिज़ देख जीता हूँ। अब आरिज़ से मुराद गाल हुए, उनके आरिज़ को देख जीता हूँ, आरज़ी मेरी ज़िंदगानी है। अब आरिज़ से मुराद एक तो ऑब्वियसली चेहरे का हिस्सा हुआ, गाल हुए, और दूसरा आरज़ी फ़ानी, फ़ना हो जाने वाली, ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगानी। और यहाँ पे बहस भी कर दी गई है कि आरिज़ बमाना रुखसार और आरज़ी बमाना नापायदार के। तो बेटा यहाँ तक थी हमारी वो अहम सनदें जो ज़ाहरी हवाले से, कलाम में लफ्ज़ी हवाले से, उसलूब के हवाले से, पाबंदी के हवाले से, बंदिश के हवाले से मोहसनात कलाम का दर्जा रखती हैं, जो कलाम के ज़ाहिरी हुस्न में इजाफ़ा करती हैं, जिन्हें हम सनाए लफ्ज़ी कहेंगे। कोशिश रही कि इन सारी सनतों में से जो सनाए लफ्ज़ी के ज़िमन या ज़ैल में आती हैं, ऐसी सनतों का इंतखाब किया जाए जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने पास पेपर्स में एड्रेस जिनको किया हुआ है, या जिनके बारे में तवक्को की जा सकती है, जो अहम है कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन का मौजू हो सकती हैं। तो होपफुली कि आपके लिए ये वीडियो जो है वो सूदमंद रही होगी। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि इस सिलसिले को हम एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से तरतीब के साथ, तहज़ीब के साथ लेकर चलेंगे, ताकि आपको उर्दू लिटरेचर, पहले उर्दू कवायद को हम इंशाअल्लाह कंपाइल करेंगे, सम अप करेंगे, और उसके बाद हम उर्दू लिटरेचर की तरफ जाएंगे। एमके प्रिपरेशन बेटा 3 माह की कम्प्रीहेंसिव टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ जो है वो हर 3 माह के बाद करता है। 5000 के फ़ीस पैकेज में हम लोग लेक्चरर उर्दू, इंस्ट्रक्टर उर्दू, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू, केपी, पंजाब, SPSC, कश्मीर और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के बच्चों को तैयारी करवाने के लिए इस टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। 5000 फ़ीस में बेटा A to Z तमाम जो मवाद है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसी स्टैंडर्ड के ऑडियो और वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, और डेली बेसिस पे हम डिस्कशन के थ्रू कंसेप्चुअली स्टडी को लेकर आगे चल रहे हैं। तो एमके प्रिपरेशन का हिस्सा बने, नंबर आपके सामने आपकी स्क्रीन पे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं किसी भी वक्त, और आप अपनी कामयाबी की जो की है उसको सिक्योर करें। विश यू गुड लक, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। कलम किताब के साथ अपना रिश्ता कायम रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।